कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा। ये आजाद हिंद फौज की ऑफिशियल एंथेम था, जिसे सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए गाया जाता था। आगे चलकर हिस्ट्री में ये एंथेम आजाद हिंद फौज और नेताजी का सिंबल बन गया। आज भी इसे नेशनल इंपॉर्टेंस के मौके पर गाया जाता है और यह पैट्रियोटिक इंजन की नसों में खून बनकर उबलता है। टेक्निकली सबसे पहले आजाद हिंद फौज को रास बिहारी बोस ने खड़ा किया था। अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में ऑफिशियली आजाद हिंद फौज बनाई गई। उस टाइम में ये बेसिकली आजाद हिंद सरकार की आर्मी थी, जिसका टारगेट था अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना। जापान की हेल्प से साउथ ईस्ट एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 40,000 आदमी औरतों को ट्रेन कर आर्मी को स्टार्ट किया और उसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया। उन्हें आजाद हिंद फौज का चीफ कमांडर बनाकर उसकी बागडोर उन्हें ही संभाल दी गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आजाद हिंद फौज अपने असली रंग में आती दिखाई पड़ी। अब इसकी पुरानी आर्मी में नेताजी वाली आजाद हिंद फौज की ट्रेन की आर्मी 40,000 लोग शामिल हो गए। स्टार्टिंग के दिनों में रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल ने इसे खड़ा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आगे चलकर दिल्ली में इसके नाम पर आईएनए मार्केट और आईएनए मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए। इसी यंगस्टर के लिए एक अच्छा पिकनिक और शॉपिंग स्पॉट भी माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इंडियन फौज अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी तो उसमें हजारों लोग को जापान ने पकड़ लिया था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज जब बनाई तो जापान ने करीब 60,000 लोगों को इससे शामिल होने के लिए छोड़ दिया। बाद में इसके कैप्टन मोहन सिंह और जापान सरकार के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद इसके लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में आजाद हिंद फौज अपने असली रंग में तब सामने आई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जर्मनी के बर्लिन में इंडियन लीग बनाई। उनकी ताकत और टेम्परामेंट देखकर जर्मनी ने उन्हें रूस के खिलाफ यूज करने की स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन नेताजी यह चाल समझ चुके थे और वहां से साउथ ईस्ट एशिया चले गए। एक साल बाद नेताजी सिंगापुर पहुंच गए। उन दिनों सिंगापुर पर जापान का कब्जा था। 1940 में नेताजी ने रेडियो टोक्यो से यह अनाउंस किया कि अंग्रेजों से यह उम्मीद करना कतई बेकार है कि वो हमें आजादी देंगे। इसके लिए अपने दम पर स्ट्रगल करना होगा। उनकी इस बात से रास बिहारी बोस, जो टेक्निकली आजाद हिंद फौज के असली फाउंडर थे, बहुत खुश हुए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ बना दिया। इसके बाद जापानी फौज की हेल्प से आजाद हिंद फौज बर्मा से होती हुई रंगून पहुंची और यहां से होते हुए इंडिया पहुंची। 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के रास्ते से होते हुए इंडियन इलाके में घुस गई। यहां उसने ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ आर्मी से जमकर लोहा लिया। इस घटना के बाद 2 बीघा जमीन जैसी लग्जरी फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर विमल रॉय ने पहला आदमी के नाम पर फिल्म भी बनाई थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की फौज कमांडर इन चीफ होने के चलते सिंगापुर में आजाद इंडिया की पहली टेम्पररी सरकार बनाई। इन सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ वही थे। उनकी सरकार को जर्मनी, जापान, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड और फिलीपींस ने रिकॉग्निशन भी दे दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड सरकार को दे दिया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। इसके बाद नेताजी ने 1944 में रंगून और सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर बनवाया। इसके बाद उन्होंने 6 जुलाई 1944 को गांधी जी के नाम रंगून रेडियो से एक मैसेज दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी के इस फाइनल लड़ाई के लिए मैं राष्ट्रपिता के आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहता हूं। यह बात साफ हो चुकी थी कि अंग्रेज हमें अब आजादी नहीं देंगे। अगर हमें अपनी आजादी चाहिए तो हमें खून ही बहाना होगा। मैंने जो कुछ भी किया है वो आजादी पाने के लिए, देश की मान बढ़ाने के लिए और इंडिपेंडेंस के टारगेट तक और करीब पहुंचने के लिए किया है। आजाद हिंद फौज को सोल्जर पूरे दम से भारत की जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, बताना जरूरी है कि इस मैसेज के दौरान ही गांधी जी के लिए सबसे पहला राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल नेताजी ने ही किया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज में कई ब्रिगेड बनाई, जिनमें से एक ब्रिगेड का नाम अब्दुल कलाम आजाद ब्रिगेड और एक ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड और एक ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी ब्रिगेड के ऊपर रखा था। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ ही पूरी की पूरी आजाद हिंद फौज इंडिया में एंटर कर गई थी।
इसके बाद 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस मनाते हुए उन्होंने अपना अजर अमर नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन उसके बाद आज़ाद हिंद फौज ने जापानी आर्मी के साथ मिलकर इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर जमकर लड़ाई लड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी अपने घुटने टेकने पड़े। इसी समय नेताजी को जापान वापस जाना पड़ा और कहा जाता है कि इसी रास्ते में हुए सो कॉल्ड प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। हालांकि ये बात अभी तक साबित नहीं हो सकी है। वैसे सरकार ने ऑफिशियली उनकी मौत को डिक्लेयर कर दिया है और 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। हालांकि उनके घर वालों ने इसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को पकड़ लिया। उनका स्ट्रगल फेल हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा मैसेज दे ही दिया। इसी के बाद आज़ाद हिंद फौज के लोगों पर दिल्ली के लाल किले में वो मशहूर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे पर कई हिस्से कहानियां फेमस हैं और जाने कितनी ही बॉक्स लिखी जा चुकी हैं। इस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के 3 टॉप कमांडो मेजर शहनवाज खान, कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लो को अंग्रेज सबसे बड़ी कड़ी सजा देना चाहती थी। यहाँ पर बताना जरूरी है कि मेजर शहनवाज खान आज हिंदी सिनेमा के फेमस एक्टर शाहरुख खान के सगे नाना थे। इन तीनों पर अंग्रेजी सरकार ने सेडेशन चार्ज लगाए थे और सरकार के खिलाफ काम करने का मुकदमा चला। इन्हें बचाने के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सुप्रियो, केन काटजू और बुलाभाई देसाई जैसे इंडिया के टॉप लॉयर्स ने केस लड़ा। इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त हल्ला हुआ। इन दिनों आज़ाद हिंद फौज के सपोर्ट में ये भी नारे लगाए जाते थे कि लाल किला को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। इसके अलावा इन तीनों अफसरों के सपोर्ट में एक नारा खूब चला, ढिल्लो सहगल शहनवाज मांग रहा है हिंदुस्तान। अब अंग्रेज सरकार ने देखा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तो उस टाइम के वायसरॉय ऑडिबल ने इस केस में इंटरफेयर करते हुए उनकी फांसी की सजा माफ कर दी। देश की आजाद होने के बाद यह कैप्टन शहनवाज खान, यही कैप्टन मेरठ से कई बार एमपी हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट में 23 साल मिनिस्टर रहे। लेकिन इनके अलावा भी आजाद हिंद फौज की सर्विस देने वाले हजारों सोल्जर्स थे जिनके नाम शायद लोगों को नहीं पता। देश की आजादी के इन्हीं अनसंग हीरोज की याद में सिंगापुर में इनका एक मेमोरियल बनाया गया है। उसे बनाने के लिए सिंगापुर में रहने वाले इंडियंस ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बाकी का सपोर्ट सिंगापुर सरकार ने किया था। इसे INA वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई 1945 को यहां आकर फूल चढ़ाए थे। इसके बाद इंग्लिश आर्मी ने तोड़फोड़ दिया था। लेकिन साल 1995 में सिंगापुर सरकार ने वहां रह रहे इंडियंस की मदद से दोबारा इसे सुंदर तरीके से बनवाया। आज भी इसकी देखरेख का काम सिंगापुर सरकार के हाथों में ही है। आजाद हिंद फौज की आर्मी में टोटल कितने सोल्जर्स थे, इसे लेकर तो अभी भी डाटा अवेलेबल नहीं है और अलग अलग बातें कही जाती है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें कम से कम 85,000 सैनिक थे। इसकी एक महिला ब्रिगेड भी थी जिसकी कमांडर लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज भी उठता है कि क्यों आजाद हिंद फौज को उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए आजादी के बाद वो क्रेडिट नहीं दिया जो डिजर्व करते थे। इसके ऑफिसर्स को आजादी के बाद इंडियन आर्मी में शामिल क्यों नहीं किया, इसको लेकर कोई भी सॉलिड एविडेंस तो नहीं है। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट और हिस्टोरियंस ने यह लिखा है कि हो सकता है उस टाइम के इंडियन पॉलिटिशियन और अंग्रेजों के बीच में कोई समझौता हुआ हो, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको आज़ादी मिल भी गई तब आपको अपनी आर्मी होनी चाहिए। आपको अपनी आर्मी में ऐसे लोग को रखना चाहिए जो देश के लिए वफादार हो, न कि उन लोगों को जो मौका मिलने पर किसी और तरफ भाग निकले। उनका इशारा सुभाष चंद्र बोस की तरफ था, जिन्होंने जापान की हेल्प से ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ वार छेड़ दिया था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं खुशी FM ऑडियो बुक। दिल से सुनते रहिए, बातें और भी हैं।